नमस्कार, मैं आपका संदीप सर। हम सभी कल के क्लास में शुंग वंश के बारे में पढ़े थे। आपको बताया गया था कि मौर्य वंश के अंतिम राजा जो थे उनका नाम बृहदर्थ था। उनकी हत्या या उनको शासन के पद से पुष्पमित्र शुंग ने हटाया और 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश का स्थापना किया। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति थे, जिनको वसुदेव कण्व ने मार करके कण्व वंश का स्थापना किया। फिर आपको ये बताया गया था कि कण्व वंश के अंतिम राजा देवभूति थे। देवभूति जिनको कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा थे, जिनको सीमुक ने मार करके सातवाहन वंश का स्थापना किया। यहाँ तक हम लोग क्लास कर चुके हैं। तो आपको पिछले क्लास में ये भी बताया गया है कि यहाँ तक जो आपको पढ़ाया गया है यह भारत के प्रॉपर शासन वंश था। आज हमें अपने क्लास में विदेशी आक्रमण के बारे में समझना है कि भारत पर सबसे पहला कौन राजा था जो भारत के ऊपर आक्रमण किया, भारत के ऊपर आकर के शासन किया। वैसे शासक के बारे में आज आपको जानना है जो प्रॉपर भारत का नहीं था, वह किसी दूसरे जगह का था और भारत पर आकर के शासन किया। इस राजा के बारे में आज हमको समझना है, जानना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर विदेशी आक्रमण में इसके पीछे का कारण जानेंगे। ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। आपको बताया गया है ऑफलाइन क्लास में कि जिस समय मगध पर अशोक का शासन काल था, आवाज बंद रखेंगे। जिस समय मगध पर अशोक का शासन काल था, यानी मगध के ऊपर अशोक अपना राज कर रहे थे, अशोक अपना शासन चला रहे थे, उसी समय चीन के ऊपर जो राजा थे, चीन के जो राजा थे उनका नाम था शी हुआंग ती। याद रखेंगे। यानी कि अशोक के समकालीन जब अशोक राजा थे तब चीन के राजा कौन थे? शी हुआंग ती। आप ऐसे भी विद्यार्थी जानते हैं कि भारत का बॉर्डर जो है चीन से सटता है। भारत और चीन का बॉर्डर आपस में एक साथ मिलता है। तो आपको बताया जाए कि जैसे मान लीजिए ये बॉर्डर हो गया, इधर आपका चीन हो जाएगा और इधर आपका भारत हो जाएगा। तो इस बॉर्डर के पास जो है जनजाति लोग रहते थे, आदिवासी लोग रहते थे, जिसमें सबसे मजबूत बलवान अगर कोई आदिवासी समुदाय था तो उसका नाम हुंड था। ध्यानपूर्वक आप समझिएगा। सबसे मजबूत अगर कोई था तो वह हुंड था, जो जब भी अवसर मिलता था, जब भी मौका मिले, ये लोग क्या करते थे? चीन में घुस करके यहां से बहुत सारी संपदा लूट कर भाग जाते थे। यहां पर हुंड हो गए आपके, यऊची हो जाएंगे, शक हो जाएंगे, बहुत सारे माने जनजाति लोग के यहाँ पर लोग थे जो जब अवसर मिले चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। इनको जब भी अवसर मिलता था, यहाँ पर जितने भी माने आप समझे कि आदिवासी जनजाति के जितने भी लोग थे, इनको जब भी अवसर मिलता था ये चीन में घुसते थे और चीन से बहुत सारी चीजों को लूट करके भाग जाते थे। इससे तंग आकर के ये शी हुआंग ती जो है चीन को, पूरे चीन को एक महादीवार से घेरवा दिए। आपको याद होगा चीन के महादीवार के बारे में, विश्व के 7 अजूबा। अगर आप आसमान पे जाएंगे चांद पर, तो चांद पर से नीचे अगर कुछ देखेंगे ना, तो धरती पर अगर कुछ दिखाई देता है तो ये चीन का महादीवार दिखाई देता है। अब सोचो कितना बड़ा हुआ, कितना बड़का बनाया गया है। तो आपको यहाँ पर बताया जाए कि जो ये हुंड प्रजाति वाले लोग जो हैं, चाहे अब जो भी यहाँ पर जाति के लोग हैं, अब तो यहाँ पर चीन का महादीवार खींच दिया गया, चीन को घेर दिया गया। महादीवार का मतलब सीधा तौर पे आप बाउंड्री समझेंगे, चीन को बाउंड्री से घेर दिया गया। अब ये हुंड लोग जो हैं चीन में नहीं घुस सकते थे, चीन में नहीं जा सकते थे। अब इनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, तो ये आपस में जैसे हुंड हो गए,
शक हो गए, यूची हो जाएंगे, पहलव हो जाएंगे, इंडो ग्रीक हो जाएंगे, जिसको बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये सभी आपस में लड़ने लगे। जो ज्यादा बरियार था अपने से कमजोर वालों को मार करके वहां से भगा देता था। जो ज्यादा, जैसे मान लो हुंड सबसे बरियार है तो इसने शक वंश वालों को मार के भगा दिया, एग्जाम्पल समझ लो। अब शक यूची से बरियार है तो इन्होंने इसको भगा दिया, ये पहलव को, ऐसे करके जो है एक दूसरे को भगाने लगे। अब जो सबसे कमजोर था अब वह मजबूर हो गया, वह तो चीन में जा नहीं सकता था क्योंकि उसको दीवार से घेर दिया गया है। और राजा अशोक जो है अगर ये चाहते तो भारत को बचा सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं चाहा। ये भी चाहते तो इनके पास भी इतना क्षमता था कि सी हुआंग ती के जैसे अपने देश को दीवार से घिरवा सकते थे, लेकिन इन्होंने देश को नहीं घिरवाया, जिसके वजह से ये विदेशी जो लोग हैं भारत में घुस गए। इसी को आप विदेशी आक्रमण कहेंगे। अगर भारत पर विदेशों का आक्रमण हुआ तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो चीन का महादीवार खींचा गया। ये आदिवासी जनजाति के लोग चीन में नहीं जा पाए, और जब चीन में नहीं जा पाए, आपस में लड़ने लगे, तो मजबूरन यह पश्चिम की ओर भागना पड़ा इनको। और कहाँ चले आए? आ गए भारत में। और भारत में आकर के ये लोग अपना शासन व्यवस्था स्थापित किए। तो अब आपको जानना है कि भारत में आने वाला सबसे पहला विदेशी शासक कौन है, उसके वंश का नाम क्या है। तो सबसे पहले भारत में जो विदेशी आक्रमण हुआ था उस वंश को आप इंडो ग्रीक नाम से जानते हैं। किस नाम से बउआ जानते हैं? इंडो ग्रीक, जिसको यूनानी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? यूनानी। यानी कि ये यूनान के निवासी थे। इसे बैक्टीरिया भी कहा जा सकता है। आप याद रखेंगे कि इन्हें बैक्टीरिया भी कहा जा सकता है। और इसमें भारत के ऊपर सबसे पहले अगर कोई राजा आक्रमण किया तो उस राजा का नाम है डेमेट्रियस। क्या नाम है बउआ? डेमेट्रियस। यही वो शासक था जो भारत के ऊपर सबसे पहले आक्रमण किया था। उसके बाद आप समझेंगे इंडो ग्रीक, फिर पार्थियन, शक, सातवाहन, कुषाण, ऐसे करके ये सभी वंश वाले जो है भारत पर आक्रमण किए। आप इतना के लिए ये केवल एक सी हुआंग ती नाम को आप विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आपको बताए हैं कि भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण अगर कहीं से हुआ है तो उस वंश का नाम क्या है? इंडो ग्रीक। क्या नाम है बाबू? इंडो ग्रीक। और इसमें का जो सबसे पहला राजा था जो भारत के ऊपर आक्रमण किया उसका नाम क्या है? डेमेट्रियस। याद रखेंगे नाम उसका, डेमेट्रियस नाम है। यही डेमेट्रियस जो है भारत के ऊपर सबसे पहले आक्रमण किया था और आकर के यहाँ पर अपना शासन व्यवस्था इंडो ग्रीक, जिसको हिंद यूनानी के नाम से जाना जाता है। अब आपको जानना है कि इंडो ग्रीक में के सबसे फेमस राजा जो था, सबसे प्रसिद्ध जो राजा था, उसका नाम मिनांडर है। सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम क्या है? मिनांडर। याद रखेंगे इंडो ग्रीक में के सबसे प्रसिद्ध जो राजा था उसका नाम मिनांडर हो जाएगा। और उसका यहाँ पर एक और नाम मिलता है जिसको हम मिलिंद के नाम से जानते हैं। कौन सा नाम इसके हम जानते हैं? मिलिंद। तो मिनांडर का दो नाम है, एक मिलिंद हो जाएगा और एक खुद मिनांडर हो जाएगा। आगे इसके बारे में आपको जानना है और समझना है, ध्यान से समझिएगा। यह मिलिंद या मिनांडर जो है, आप मिलिंद भी कह सकते हो, एक ही व्यक्ति का नाम है, या मिनांडर भी कह सकते हो। तो मिनांडर या मिलिंद का, इसको बौद्ध धर्म में याद रखोगे, बौद्ध धर्म, यह बौद्ध धर्म का यहाँ पर आकर के बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया, बौद्ध धर्म के बारे में जाना। तो इसको जो बौद्ध धर्म के बारे में बताए थे उनका नाम नागसेन था। उनका नाम क्या था? नागसेन, या उन्हीं को नागार्जुन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागार्जुन। याद रखेंगे उनका नाम नागसेन है या नागार्जुन नाम है। इसको मिनांडर को बौद्ध धर्म का, आपसे पूछा जाएगा कि इंडो ग्रीक वंश का संस्थापक कौन होगा? तो डेमेट्रियस। क्या नाम हो जाएगा? डेमेट्रियस। और इंडो ग्रीक का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन हो जाएगा? मिनांडर।
मिनांडर का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? मिलिंद। क्या नाम हो जाएगा? मिलिंद। और मिलिंद या मिनांडर को बौद्ध धर्म का दीक्षा किसने दिया था? नागसेन। नागसेन का ही दूसरा नाम क्या है? नागार्जुन नाम है। यहाँ तक आप कंफर्म रहेंगे। उसके बाद आपको जानना है कि ये जो नागसेन है और मिलिंद, मिलिंद ने नागसेन से प्रश्न किया। मिलिंद ने नागसेन से प्रश्न किया और नागसेन ने उसका उत्तर दिया। मिलिंद प्रश्न करने वाला है और नागसेन उसका उत्तर देने वाले हैं। तो इस प्रश्न और उत्तर को जिस पुस्तक में लिखा गया है उस पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्हो। क्या नाम है बउआ? मिलिंद पन्हो। इस पुस्तक का नाम आप याद रखेंगे। याद रखेंगे आप कि जो यह पूछा है उसको और उत्तर कौन दिया है? नागसेन। उसको किस पुस्तक में लिखा गया है? मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में इसको लिखा गया है। आगे इसके बारे में बताया जाता है कि हेलोनिस्टिक कला, याद रखेंगे, हेलोनिस्टिक कला, हेलोनिस्टिक कला का जन्मदाता, यहाँ पर ये आपको समझना है कि हेलोनिस्टिक कला का जन्मदाता अगर कोई है भारत में तो इसको किसको माना जाता है? इसी मिलिंद को माना जाता है। यही हेलोनिस्टिक कला का जन्मदाता है, जिसके बारे में गंधार शैली अभी आपको पढ़ाएंगे हम, उसका ये प्रमुख व्यक्ति था। तो आपको इतना तक कंफर्म रूप से याद रखना है कि भारत पर सबसे पहले अगर विदेशी आक्रमण जो हुआ था डेमेट्रियस के द्वारा किया गया था। इसके खानदान का प्रसिद्ध राजा मिनांडर है, उसी का नाम मिलिंद है। उसको बौद्ध धर्म का दीक्षा नागसेन ने दिया था और हेलोनिस्टिक कला का इसको जन्मदाता भारत में माना जाता है। तो इतना तक का आप स्क्रीनशॉट करेंगे। अब आपको यहाँ पर समझना है, एक बात आपको यहाँ पर मिस्टेक हुआ है कि ये जो मिनांडर है, आवाज बंद रखेंगे, मिनांडर भारत के ऊपर कब से कब तक शासन किया था? मिनांडर भारत के ऊपर कब से कब तक शासन किया था? तो इसका शासन काल हो जाएगा 166 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व तक। बाबू आप आवाज बंद रखेंगे। आपको एक बात समझना है कि मिनांडर भारत में कब से कब तक शासन किए थे, तो उनका शासन काल हो जाएगा 166 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व तक। इतना तक बात आप कंफर्म रखेंगे। उसके आगे आपको एक और बात सीखना है कि इस मिनांडर का राजधानी जो था, इसकी राजधानी का नाम शकला या सियालकोट, शकला या सियालकोट, जो अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, शकला या सियालकोट। तो यहीं पर इसका राजधानी था। इतना ही नाम आप याद रखेंगे। इसका शासनकाल 166 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व तक था और इसका राजधानी कहाँ है? शकला या सियालकोट में, जो कहाँ पर अभी वर्तमान समय में है? पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। अब आगे जो है आपको यहाँ पर क्लास जो करना है आगे, तो दूसरे नंबर पर जो आपका आएगा उसका नाम होगा पार्थियन। क्या नाम उसका हो जाएगा? पार्थियन नाम होगा। पहला वंश जो शासन किया है वो इंडो ग्रीक हो गया और दूसरा वंश जो हो गया अब आपको पार्थियन के बारे में जानना है। आवाज आप बंद रखेंगे। ये पार्थियन जो है, जब इंडो ग्रीक वंश, सुनेंगे ध्यान पूर्वक, जब इंडो ग्रीक वंश का अंत भारत में हुआ, इंडो ग्रीक का जब अंत हुआ तो उसके बाद जो नया वंश आया तो उसी वंश का नाम क्या हो जाएगा? पार्थियन नाम हो जाएगा। पार्थियन के बारे में बताया जाता है कि इसका सबसे प्रसिद्ध राजा जो था उसका नाम था गोडोफर्निज। गोडोफर्निज इसका नाम था, जो भारत में लगभग 25 वर्ष तक शासन किया था। भारत में लगभग 25 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। इनका शासनकाल अगर हिसाब से आप देखोगे तो 28 वर्ष तक होता है। ये 40 ईसा पूर्व से 48 ईसा पूर्व से इसने 20 ईसा पूर्व तक, यानी कि 48 ईसा पूर्व से 20 ईसा पूर्व, तो इसके हिसाब से हो जाएगा 28 वर्ष। लेकिन आपको बताया जा रहा है कि यह कितना दिनों तक शासन किया है?
25 वर्ष तक, तो 48 ईसा पूर्व से 20 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल माना जाता है। ठीक है। और इस गोडो फर्निच के बारे में एक और बात प्रसिद्ध है जो आपको जानना है यहाँ पर, कि ईसाइयों का प्रसिद्ध पादरी सेंट थॉमस याद रखोगे, ईसाइयों का प्रसिद्ध पादरी जिसका नाम क्या है, सेंट थॉमस, इसी के शासनकाल में, गोडो फर्निच के शासनकाल में भारत आया। तो इतना तक आपका क्लास आज रहेगा। कल हम लोग शक वंश के बारे में और सातवाहन वंश के बारे में क्लास करेंगे। धन्यवाद।